दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद एक और बड़ा युद्ध का खतरा दुनिया में मंडरा रहा है और ये युद्ध दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच होने के आसार हैं। अमेरिका और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो इसे तीसरा विश्व युद्ध का नाम दिया जा सकता है। ये दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन्स से संपन्न है। ऐसे में एक बड़ी अनहोनी घटना की आशंका दुनिया भर में जताई जा रही है। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच से युद्ध कोई आपसी मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि ताइवान के कारण युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आखिरकार क्यों ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका इतने ज्यादा सीरियस हैं? ताइवान का साइज भारत के केरल राज्य से भी छोटा है, लेकिन फिर भी इस छोटे से आइलैंड देश को लेकर क्यों दोनों देशों में इतना विवाद हो रहा है? और अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो इससे भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में क्या असर देखने को मिलेगा? इन सब के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बस आप बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, हाल ही में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी है और चीन के फाइटर जेट्स लगातार ताइवान में एरियल टेस्ट कर रहे हैं, जिसे एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका बार बार ताइवान की रक्षा करने का दावा कर रहा है और कुछ समय पहले ही अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ताइवान में तैनात कर दिया है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका का विवाद वैसे तो कोई नया नहीं है, लेकिन अभी की बात करें तो अमेरिका के निचले सदन की प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर ये विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे को लेकर शुरू हुआ था। कुछ दिन पहले पेलोसी के एशिया दौरे की जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि सबसे पहले वह सिंगापुर जाएंगी, इसके बाद मलेशिया, साउथ कोरिया होते हुए जापान पहुंचेंगी। इस प्लान में कहीं भी ताइवान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन एंड मोमेंट पर ये कयास लगाए जाने लगे कि नैन्सी ताइवान यात्रा पर भी जा सकती हैं, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया। नैन्सी पेलोसी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं और इसे आप भारत में लोकसभा के स्पीकर की तरह मान सकते हैं। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद स्पीकर को देश का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। साथ ही हम आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो सन 1987 से यानी पिछले 35 सालों से अमेरिका सदन का हिस्सा है और फिलहाल स्पीकर के तौर पर उनका चौथा कार्यकाल चल रहा है। नैन्सी पेलोसी हमेशा से ही लोकतंत्र की प्रबल समर्थक रही हैं। चीन में 1989 में लोकतंत्र की मांग को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और उस विरोध प्रदर्शन में नैन्सी पेलोसी भी शामिल हुई थी। उन्होंने कुछ पोस्टर्स पकड़े हुए थे जिसमें लिखा था कि चीन में लोकतंत्र के लिए शहीद होने वाले लोगों की याद में। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान नैन्सी पेलोसी ने डोनाल्ड ट्रंप की नाक में भी काफी दम कर रखा था। इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि नैन्सी कितनी कद्दावर और ताकतवर नेता है। 1 अगस्त को नैन्सी ने सिंगापुर में देश के प्राइम मिनिस्टर ली सीन लुंग और प्रेसिडेंट हलीमा याकूब से मुलाकात की और इसके बाद मलेशिया, साउथ कोरिया का दौरा करते हुए वो ताइवान की राजधानी ताइपे में पहुंची। चीन बार बार कह रहा था कि अगर नैन्सी ताइवान का दौरा करती है तो ये ताइवान के लिए अच्छा नहीं होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर कोई भी आग से खेलेगा तो उसका जलना तय है। लेकिन नैन्सी ने चीन की सभी धमकियों को नजरअंदाज किया और ताइवान का दौरा किया, जहां उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। साई इंग वेन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, जो साल 2016 में लोगों द्वारा चुनी गई थी और फिलहाल राष्ट्रपति के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। हम आपको बता दें कि 25 साल में पहली बार अमेरिका के किसी इतने बड़े नेता ने ताइवान का दौरा किया है। चीन ने इस दौरे को लेकर अमेरिका पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चीन का कहना है कि ताइवान के मुद्दे को अमेरिका जबरदस्ती क्राइसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। नैन्सी के जाते ही चीन ने साउथ कोरिया सी में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। आकाश, पानी और जमीन तीनों तरह से चीन युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और उसकी गतिविधियों से साफ झलक रहा है कि किसी भी समय वो ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहले कई बार कह चुके हैं कि एक न एक दिन ताइवान को चीन में शामिल होना ही पड़ेगा और इसके लिए चीन ताइवान पर अपनी ताकत का परीक्षण भी कर सकता है। लेकिन ताइवान को हर बार अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। चीन और ताइवान का विवाद अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास के बारे में भी समझना होगा। 20वीं शताब्दी के मध्य में चीन में लंबे समय तक एक गृह युद्ध चला था। इस गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी आमने सामने थी। कई सालों तक चलने वाले युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई, जिसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चियांग काई शेक ने 2 मिलियन लोगों के साथ चीन छोड़कर ताइवान में शरण ली। चीन से पहले इस आइलैंड पर शिंग डायनेस्टी और जापान राज कर चुके हैं और आज भी ताइवान में जापानीज कल्चर की झलक साफ देखी जा सकती है। चियांग काई शेक ताइवान के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर चीन हमेशा से ये कहता रहा है कि ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है, लेकिन ताइवान न सिर्फ खुद को स्वतंत्र देश मानता है बल्कि इस देश का अपना एक अलग संविधान है। चीन से विपरीत ताइवान में डेमोक्रेसी सिस्टम लागू है और अमेरिका हमेशा से ही डेमोक्रेसी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। इस दौरान पूरी दुनिया दो खेमे में बंट गई थी। इसी दौरान सन 1954 में ताइवान और अमेरिका के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसे साइनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसके तहत अगर कभी ताइवान या अमेरिका पर कोई देश हमला करता है तो ये दोनों देश सैन्य शक्ति के द्वारा एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे। सन 1954 और 1958 में ताइवान में स्टेट क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई और चीन ने ताइवान पर अपनी शक्ति आजमाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि दोनों ही बार अमेरिका
में चीन के खिलाफ परमाणु बम हमले की तैयारी शुरू कर दी गई थी और इसको लेकर प्लानिंग की जाने लगी थी। लेकिन रूस को उस समय सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, इसीलिए अमेरिका ने दोनों बार अपने पैर पीछे खींच लिए। हालांकि ये जानकारी सिर्फ गुप्त स्रोतों से पता चली थी। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। सन 1964 में अक्टूबर के महीने में चीन ने अपना खुद का परमाणु हथियार बनाया था और अपना नाम परमाणु हथियार से लैस देशों की सूची में शामिल करा लिया था। इसके बाद कई बार ताइवान मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच विवाद हुआ, जो आज तक जारी है। ताइवान पर चीन के हमले की तैयारी देखते हुए नैन्सी ने ताइवान में कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और हमें अपनी दोस्ती पर गर्व है। लेकिन साथ ही अमेरिका ये भी दोहराता आ रहा है कि वो ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करता है। आज ताइवान को दुनिया के सिर्फ 15 देश ही एक आधिकारिक राष्ट्र के तौर पर स्वीकार करते हैं और इनमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में अमेरिका हर बार की तरह इस बार भी दोहरा रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के समर्थन की बात सुनकर ताइवान भी चीन को आंखें दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अमेरिका पिछले काफी समय से ताइवान को सैन्य उपकरण मुहैया करा रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने बयान जारी किए हैं। रूस ने कहा है कि अगर इस दौरे के जरिए अमेरिका सिर्फ चीन को चिढ़ाना और उकसाना चाहता है, अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वहीं पाकिस्तान ने चीन का समर्थन करते हुए कहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी की नीति पर कायम है। भारत के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर कंबोडिया में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। ताइवान को डराने के लिए चीन पिछले काफी समय से इस देश के आसपास सैन्य अभ्यास कर रही है और अब नैन्सी पेलोसी के ताइवान से जाते ही 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान के डिफेंस जोन में भेज दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका वाकई में युद्ध होने पर ताइवान की मदद के लिए आगे आएगा? रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने ऐसा वादा किया था कि वो पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन करेंगे। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद सभी देश अपनी जुबान से मुकर गए। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका एक बार फिर अपनी जुबान से मुकर जाए, क्योंकि अगर युद्ध है तो वो सीधे तौर पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध माना जाएगा। इस पूरे खेल में देखिए, ताइवान तो सिर्फ एक मोहरा मात्र है। रूस और यूक्रेन युद्ध में जो स्थिति यूक्रेन की थी वही ताइवान की है और रूस की जगह चीन को रखा जा सकता है। यूक्रेन के मुकाबले रूस कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर माना जाता है। ऐसा ही हाल ताइवान और चीन का भी है। चीन ताइवान से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ताइवान इन दिनों युद्ध से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ताइवान की सेना जगह जगह मॉक ड्रिल चला रही है। युद्ध की स्थिति होने पर लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। इतना ही नहीं, ताइवान के युवा बंदूक चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। चलिए एक बार मान लेते हैं कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान के बचाव में आगे आएगा। लेकिन यहाँ पर एक शंका आपके मन में पैदा हो सकती है कि आखिर इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा। असल में देखिए, इस मुद्दे में अमेरिका का अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर अमेरिका ताइवान में मिलिट्री बेस सेटअप करने में मान लीजिए कामयाब हो जाता है तो इससे उसकी वेस्ट एंड पैसिफिक ओशन में जो पकड़ है वो मजबूत होगी। साथ ही ताइवान आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने वाला देश है। ग्लोबल स्केल पर 60% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन सिर्फ ताइवान में होता है। हम आपको बता दें, आज के समय में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर गाड़ी तक हर जगह सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ताइवान सेमीकंडक्टर का उत्पादन रोक दे तो इससे दुनिया भर की मोटर व्हीकल इंडस्ट्री और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असर देखने को मिल सकता है। रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन का दौर जारी है। दोस्तों, कई देशों की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर सामान का दाम जो है वो आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर एक और युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा व्यापार चीन और अमेरिका के साथ ही कर रहा है। साथ ही दुनिया के कई देशों को चीन और अमेरिका आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही खुद को दुनिया में महाशक्ति मानते हैं और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। अगर युद्ध होता है तो मुमकिन है कि ये देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लाखों करोड़ों बेगुनाहों की जान जाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि युद्ध सिर्फ दो देशों की सेनाओं या दोनों देशों की सरकार के बीच नहीं होता, बल्कि इससे देश के आम लोगों पर भी असर देखने को मिलता है। ताइवान मुद्दे पर चीन, ताइवान और अमेरिका को साथ बैठकर बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अमेरिका, चीन, ताइवान के बीच विवाद का पूरा मामला क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन ताइवान पर कभी हमला करेगा? और मान लीजिए करता है तो क्या अमेरिका ताइवान के बचाव में आएगा? जो भी लगता है कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। वीडियो में अपना